नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के पास आयोजित किए गए 42वें राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में किसने लिया हिस्सा। देर रात थाना फतेहपुर पुलिस ने क्यों मचाया हड़कंप और नगर पंचायत करारी के असारगंज निवासियों के बयान से क्यों मचा हड़कंप। चलिए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के केवड़िया के पास आयोजित किए गए 42वें राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में देश के अलग अलग राज्य की ओर से प्रदेशों में से महिला फुटबॉल टीम भाग लेगी। ये टूर्नामेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की महिलाएं फुटबॉल टीम के बीच मुकाबला होगा। केवड़िया के पास SRP परेड ग्राउंड में 42वें राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट तारीख 21 मार्च 2021 से तारीख 26 मार्च 2021 के दरमियान तकरीबन 20 जितनी फुटबॉल टीमों के बीच मुकाबला होगा। महिलाएं कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल जैसे अनेक खेलों में अपना कौशल प्रदर्शित कर रही हैं। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी परंपरागत जातीय मान्यताओं को छोड़कर दुनिया पर राज कर रही हैं। केवड़िया कॉलोनी में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी आज भी वैश्विक पर्यटक क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है और भारत के सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए स्थापित किया गया है। ऐसे में इस पवित्र भूमि पर समग्र भारत की एकता का एक दर्शन हो सकता है। इस प्रकार का आयोजन करते हुए 42वें राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। गुड इवनिंग, माई सेल्फ टीना कृष्णदास, गुजरात वुमेंस फुटबॉल एसोसिएशन की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एंड ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ। हमारा यहाँ पे 21 से 26 मार्च 42 सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, जिसमें कम से कम 300 से 400 लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ अभी हाल में 15 से 16 टीमें हमारे पास आई हुई है, बाकी आधी टीमें हमारी रास्ते में है। और हमारा ये मोटो है कि हम जहाँ भी ट्राइबल एरिया है यहाँ पे हम लोग वुमेंस फुटबॉल नेशनल चैम्पियनशिप करा के उस ट्राइबल एरिया को हम डेवलप करें। और यहाँ पे जो भी हमारा आज जो इवेंट्स हो रहा है इसका पूरा देय किरीट भाई सोलंकी को जा रहा है, जो हमारे वुमेंस फुटबॉल के फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया है। उनकी वजह से आज हम बहुत सारा वुमेंस को डेवलप करने के लिए वर्क कर रहे हैं। जो सर अभी हमारी रैली होगी जहाँ से हमारे पूरे बच्चे ग्राउंड पे जाएंगे और हम लोग ओपनिंग इसका स्टार्ट करेंगे और आज एक मैच भी स्टार्ट होएगा। थैंक यू सो मच। आपका नेम? टीना कृष्णदास। तिलकवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। नगर पंचायत करारी के अंसारगंज निवासियों का कहना है कि मोहल्ले के रास्ते के निर्माण के लिए कई बार नगर पंचायत के द्वारा नाप जोख करने के बावजूद रोड निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। इसमें रहवासियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कच्चा रास्ता होने के कारण पानी बहने से रास्ते में पानी भरा रहता है, जिससे संक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। मोहल्ले वासियों का जिलाधिकारी महोदय से यह अनुरोध बताया गया है कि कार्यदायी संस्था को कार्य कराने के लिए आदेशित किया जाए। हमारा नाम महफूज। इसकी नाप हो चुकी? हाँ, नाप हो चुकी। किस लिए? रोड बनाने? रोड बनाने के लिए एक बार नहीं कई बार आ चुके। हाँ। नाप ले गए, सब कुछ हो चुका, बोले बन रही है बन रही है। इसकी बाजू वाली बन चुकी है मगर हमारी यहाँ की नहीं बनी। इसके बाजू बन चुकी है? हाँ, बन चुकी है। उसकी कोई नाप भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, फिर भी बन चुकी है मगर यहाँ पे नहीं बन पा रही। मतलब किस हिसाब से नहीं बन पा रही, क्या वजह है? ये सब पानी भरा हुआ है और सब कीचड़ देखो, सब नाली नहीं, कुछ नहीं, और सब खाली वो हो गया मगर कोई चीज़ इंतजाम नहीं हुआ। आपने इसके टाउन एरिया में शिकायत की एक भी बार? हाँ, 2 बार कर चुके थे मगर कोई एप्लीकेशन भी दिए, सब कुछ किए मगर कोई अभी तो कोई सुनाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं। आपके सामने की रोड बन चुकी है? हाँ, इसके बाजू की रोड बन चुकी है, जिसका कोई अता पता नहीं था। घर भी उधर नहीं बने थे। हाँ। और उसके पहले, इससे पहले तो सबसे पुराने घर तो इधर बने हुए थे और उधर 3 घर बने हुए, इधर कम से कम 6-7 घर बने हुए हैं। पानी निकलने में तकलीफ? हाँ, सब बारिश में पानी भर जाता था तो गांठी भर पानी रहता है। सी न्यूज संवाददाता मेराज हैदर की रिपोर्ट। छठमलपुर देर रात थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा
कलसिया रोड जिवाला तिराहे पर थाना प्रभारी मनोज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दी। थाना अध्यक्ष फतेहपुर मनोज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की रात कलसिया रोड पर जिवाला मोड़ के पास रात्रि चेकिंग की जा रही थी। सामने से आ रही एक बाइक सवार दो लोगों को रोकने का पुलिस ने प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दी। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर दोनों बाइक सवार बदमाशों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश ने अपने नाम हिमांशु पुत्र गिरवर सैनी निवासी ग्राम सलाहपुर और अशरफ उर्फ कल्लू पुत्र अख्तर निवासी ग्राम चुड़ियावाला थाना भगवापुर जनपद हरिद्वार बताया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इनके कब्जे से 2000 मीटर केबल, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा छुरा सहित स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर के बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में 2500 से ज्यादा सीएम हेल्पलाइन लगी हुई हैं, जो श्योपुर के अधिकारियों के लिए मजाक बनी हुई हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जिसमें शिकायतकर्ताओं को मालूम भी नहीं होता और उनकी सीएम हेल्पलाइन से शिकायत कटवा दी जाती है। मामला श्योपुर नगर पालिका का है, जहां नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 क्षेत्र में नागरिकों द्वारा पानी के भराव और स्वच्छता को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई और जब ये शिकायत निराकरण के लिए पालिका श्योपुर के अधिकारियों के पास पहुंची तो शिकायत का निराकरण न करते हुए नगर पालिका में हेल्थ अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं को धमकी दे डाली और धमकी में उनके मकान तोड़ने और घर के आगे मरे हुए सुअर फेंकने की बात कही गई। श्योपुर जिले में कई ऐसे वार्ड और गलियां हैं जहां पर लोग अपने मकानों के सामने खुद झाड़ू लगाते हैं। देखा जाए तो सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें साफ सफाई को लेकर आती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पालिका प्रशासन स्वच्छता को लेकर कितना लापरवाह है और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को कटवाने के लिए नागरिकों पर दबाव और धमकियां दे रहे हैं। किस प्रकार का आश्वासन दिया गया और किस प्रकार इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मेरे द्वारा 181 पे शिकायत की गई थी और मुझे यानी कि 1-1.5 महीने बाद में यानी कि उस पर कार्रवाई होने लगी तो मेरे ऊपर यानी कि बार बार मेरे को फ़ोन लगाए गए थे कि आपकी शिकायत को वापस ले लीजिए। सर, हमने पानी निकाल दिया और अभी तक इसके अंदर एक टैंकर ही पानी नहीं निकला है और इसके अंदर और दोबारा मच्छर उत्पन्न हो गए, भयंकर मच्छर हो रहा है। हम रात को सोने को भी दिक्कत आती है और बच्चों के बारीक बारीक गुमले टाइप की हो रही है, यानी कि उनको मलेरिया होने का खतरा है। और इस पानी के अंदर से रात को शाम को टाइम बदबू आती है बहुत भयंकर, यानी कि यहाँ बैठते हैं उठते हैं तो हमें बदबू आती है, मुँह बंद करके बैठते हैं, यानी कि हमें ये पता नहीं कि हम यानी कौन सी जगह जी रहे हैं। और कल नगर पालिका से हेल्थ ऑफिसर साहब को मैंने कम से कम 10 बार टोक दिया उनको कि साहब ये पानी खाली करवाइए। तो मेरे से यूँ कहते हैं कि यानी कि इसके अंदर मरे सुअर को डलवा दूंगा, लेकिन इसका पानी जो हो गया खाली वो हो गया और तुम्हारी कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। तो मैंने उनसे ये बोला कि सर जब तक कंप्लेंट वापस नहीं होगी जब तक यानी कि इसका पानी खाली नहीं हो जाता यानी कि। तो कल नगर पालिका सीएमओ द्वारा मेरे को कल 12-2 बजे करीब यहाँ से मेरे को आश्वासन दिया गया कि आपका ये पानी मैं शाम तक खाली करवा दूंगी और पॉपिंग मशीन से आपके वो करवा दूंगी। तो वो यानी कि कल मेरे को झूठा आश्वासन दिया गया उनके द्वारा और अभी तक कुछ भी इसका पानी का कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने मेरी सीएम हेल्पलाइन की जो कंप्लेंट थी उसको दोबारा रीओपन करवा दिया है। तो आप इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं निकाला है और आपको किस प्रकार की धमकी दी गई? उन्होंने कहा इनमें सुअर रोड डाल देंगे, तुम्हारी मर्जी पर जैसे कर लो इसे। और पानी निकालने का अभी तक आई नहीं हो। और बनर जो आपने शिकायत की उसको वापस लेने के लिए किस प्रकार की हाँ, डमरू सुअर डालने कह रहा है, मकान और तोड़वा देंगे तुम्हारा। इस प्रकार की मकान तोड़वाने की धमकी किसके द्वारा दी गई है आपको? ये वो हेल्थ ऑफिसर। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बेतिया जिला के स्थानीय सरिसवा रोड स्थित मंडपम विवाह भवन में रविवार को 10वां वार्षिक जिला मीट 2021 पश्चिमी चंपारण मनाया गया। इसमें बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए धड़ल्ले से कार्यक्रम को किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें कई माननीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे, लेकिन इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया और कोरोना काल में सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबकि कहा जाता है कि शिक्षक ही छात्रों को शिक्षा देते हैं, जबकि वो खुद ही नियम कानूनों को तोड़ते नजर आए। इससे साबित होता है कि वो क्या बच्चों को शिक्षा देंगे। आरक्षी अधीक्षक द्वारा जब भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती थी तो उसमें मास्क जुर्माना का जिक्र अवश्य रहता था, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले बिना मास्क के कार्यक्रम किया गया और नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई।
कहा जाता है कि शिक्षक समाज के लिए सही गलत दिशा देने के योग्य हैं और वो समाज का निर्माण करके अच्छा समाज बना सकते हैं, क्योंकि वो आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। जबकि उन्होंने ही कार्यक्रम के सारे नियम कानून तोड़ दिए। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बेलघोगर में लघु विकास क्लब के द्वारा बिहार दिवस के शुभ अवसर पर मगही भाषा में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी पहुंचे। साथ ही बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी, बाराचट्टी प्रमुख गीता देवी के अलावा अन्य गणमान्य नेता भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष कुमार शिक्षक ने की। बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार की योजना आती है तो सभी जनता को भागीदारी से निभाना चाहिए। अगर सरकार एक कदम बढ़ाती है तो जनता को 2 कदम बढ़ाने चाहिए, तभी सरकार की योजना सही ढंग से इस्तेमाल में लाई जा सकती है। साथ ही मगही भाषा का प्रयोग स्कूल और कॉलेज में भी किया जाए। मौके पर मौजूद मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भरत प्रसाद सिंह ने बताया कि बाराचट्टी में ही मगही नहीं, पूरे भारत में ही इसका प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये भी बताया गया कि मगही भाषा का प्रयोग देश की आज़ादी के समय भी किया गया था। मगही भाषा के पूर्ण विखंडन भी किए गए। मगही भाषा की सार्थकता क्या है? मौके पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी ने बताया कि मगही के शुभ दिन आने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पूर्वज नदी, पेड़, पहाड़ की पूजा क्यों करते थे, उनका महत्व का वर्णन किया और सभ्यता पर जोर देते हुए बोले कि पहले बच्चे पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, पर आज विदेशी भाषा के दौर में सब भूल गए हैं। उन्होंने देश में बढ़े ही ग्लोबल वार्मिंग पर भी चर्चा की, नारी सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। इसके बाद सरफा बीदा बोध गया के रोड पर पुल जल्द ही पूरा करने का वादा भी किया। इस मौके पर उपस्थित समाज सेवी राम स्वरूप मांझी, रामविलास शर्मा, विजय प्रसाद सिन्हा, महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राकेश, सतीश आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, गौतम क्लब बेलघोगर की ओर से ये बहुत अच्छा प्रयास है कि मगही भाषा में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इससे साबित होता है कि मगही के प्रति अभिरुचि लोगों में है और मगही विकास करे, मगही हर तरह से समृद्ध भाषा का रूप ले ऐसी जिज्ञासा है। इसी के संदर्भ में यहाँ आयोजन हुआ और हम कायल हैं इस बात का कि मगही को संविधान के 8वीं सूची में जुटना चाहिए। भोजपुरी और मैथिली जुट गई है वो भाषा, मगही को भी जुटना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि मगही को जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भी उन्होंने अनुमति दे रखी है। अब भोजपुरी और मैथिली के साथ साथ मगही की भाषा की पढ़ाई होगी। और अभी भरत बाबू जो हमारे हिंदी के और मगही के वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने भी इस बात की आवश्यकता महसूस की कि वहाँ बच्चे कम आते हैं या उसके लिए इनको प्रयास करना पड़ता है। तो जब विद्यालय में भी मगही का है, मगही तो मगही का प्राथमिक हाई स्कूल में तो है ही है, लेकिन जब प्राथमिक विद्यालय में नहीं होगा तो फिर हाई स्कूल में कैसे छात्र जाएंगे, फिर शिक्षक कैसे जाएंगे। इसलिए जब हमको सीढ़ी की ज़रूरत है, प्रथम सीढ़ी पर आज सरकार ने ध्यान दिया है। हम समझते हैं आगे आने वाले दिनों में हाई स्कूल में भी बच्चे पढ़ेंगे, टीचर बहाल होंगे और उसके साथ साथ कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। अब हम समझते हैं कि बिहार में मगही को विकास करने में और अच्छा जो राज्य के दर्जा लेना है भाषा का, खास करके 8वीं सूची में जोड़ने का जहाँ तक सवाल है, सारी अहर्ता है और बिहार सरकार इसके लिए प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादनगर इलाके में बदमाशों ने एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच में जुट गई है। आज दिन में दूर दराज देहात क्षेत्र में एक घटना हुई है, थाना मुरादनगर में चुंगी नंबर 3 के अंतर्गत, जहां पर एक लड़का है शाहरुख, जिसकी उम्र लगभग 28-29 वर्ष थी। उसको कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी, जिसके ज़्यादा रक्त बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें परिवारीजनों ने कुछ लोगों से रंजिशन उनके बारे में बताया है, तो उनके बारे में जानकारी इसमें की जा रही है। उनके घर पर दबिश दी जा रही है। तत्काल टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं
बहुत ही जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद की रिपोर्ट। शामली जिले के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव सिलसिलावर में देर रात घुड़चढ़ी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। उस दौरान एक युवक को गोली लगी और उपचार के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई ने आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि आरोपी अभी फरार है और आगे की वैधानिक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बाबूजी आपका मलखान जी, आपके बेटे की गोली मार के हत्या हुई, क्या पूरा मामला किस तरीके से? एक मिनट घुड़चढ़ी करवाने जा रहा था और उसने कट्टा लेकर घर से आकर गोली मारी। अच्छा, पहले कोई बात हुई थी? नहीं, कुछ रंजसबाजी नहीं मारी, किसी से रंजसबाजी नहीं थी। अच्छा, मारने वाला कौन था? ये जाट था जी, गुल्लू। गुल्लू? हाँ। अकेला ही था या कुछ और भी थे लड़के साथ? बस ब्याह में तो कितने ही थे जी। गोली तो उसने मारी। अच्छा, लड़का क्या करता था आपका? वो तो बस यही कर था। अच्छा, जिस तरीके से गोली मारी, पुलिस आई, पुलिस ने किसी को पकड़ा? पुलिस नहीं आई जी, उसे तो जब ठाका बोरे का लेके डॉक्टर को एडमिट किया, वहाँ उन्होंने मेरठ भेज दिया जब ही। अच्छा, पुलिस में फिर बाद में गई, पुलिस ने फिर लिए फोटो फाटो। अच्छा, आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ, रिपोर्ट कर दी। कोई अरेस्टिंग हुई है पता नहीं आपको? है जी। कोई गिरफ्तारी हुई अभी? गिरफ्तारी हो ली जी, पकड़ लिया वो लड़का। में सर मौत हुई, क्या पूरा मामला? देखिए, जनपद शामली अंतर्गत थाना आदर्श मंडी में एक गांव है सिलावर। यहाँ की बेसिकली लोकल परंपरा ये होती है कि जब किसी की शादी होती है तो शादी के एक दिन पहले घुड़चढ़ी का कार्यक्रम होता है। और एक ये सिलावर गांव का जो सागर सनाफ संजू थे, उनकी शादी आज 21 तारीख को थी। तो 20 तारीख को रात्रि में घुड़चढ़ी का कार्यक्रम चल रहा था और घुड़चढ़ी के कार्यक्रम में ही एक वहीं के व्यक्ति द्वारा जो फायर हुई और फायर से उनको पेट में बाईं तरफ गोली लगी और गोली लगने के बाद प्राथमिक स्तर पे उनको वहां से ले गए लोग हॉस्पिटल शामली में और वहां रेफर करने के बाद मेरठ ले गए थे और जहां उनकी मृत्यु हो गई है। आज पुलिस को जो सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस द्वारा इस सूचना पे नियमानुसार डेड बॉडी का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। उसका हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। इस प्रकरण में मृतक के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई है उस आधार पर अभियोग का पंजीकरण किया गया है और इसमें टीमें बनाई गई हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी गिरफ्तारी की जाए। आपके माध्यम से जरूर मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी जो प्रसन्नता के, जो त्यौहार के या जो उनके यहाँ जो खुशी का माहौल है, चाहे शादी का अवसर हो, जन्मोत्सव का अवसर हो, जो भी इस तरीके का आयोजन है, उसमें किसी भी तरीके की ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए सदैव आदमी को वो तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन किया है उसका विरुद्ध तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी ही होगी। इसके अलावा लोग अवेयर अगर रहेंगे तो इस तरीके की दुखद घटना नहीं होगी, ऐसी मेरी कामना है। और आपके माध्यम से लोगों से मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से फायरिंग वगैरह से लोग बचें, चाहे वो लाइसेंसी होल्डर हो चाहे कोई भी हो। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव के बांगरमऊ से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग बुझाते समय गंभीर रूप से एक युवक झुलस भी गया। झुलसे युवक को अस्पताल देखने क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे। गांव पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव मदद देने का विधायक ने भरोसा दिलाया। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के विजयखेड़ा का ये मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।